पहले अपन को सॉल्यूशन करना है फर्स्ट। 1 मोल H2O को O2 में परिवर्तित करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी? ये क्या बोल रहा है, कितने कूलाम विद्युत की। चलो कूलाम में कह रहा है, फैराडे में ना कह के कूलाम में कह रहा है, तो हम फैराडे की जगह कूलाम में उसका मान रख देंगे 94,500, तो बात एक ही है। ठीक है, तो हमें तो कूलाम में मात्रा पूछ ली या फैराडे में मात्रा पूछ ली, हमें आंसर बताना है। पहले फैराडे निकाल लो तो कूलाम हम कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मोल जल दिया है, यानी जल की मात्रा हमारे पास है 1 मोल, और इसको हमें किस में परिवर्तित करना है? ऑक्सीजन में, O2 में। O2 में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ और क्या बचेगा? 2H प्लस आयन बचेंगे। बचेंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो इसको संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पे या तो 1/2O2 लेना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, जिससे हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसा करना चाहते हो। यदि यहाँ 2 लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट O2 मिल गया 1 मोल, और यदि तुम अभी 2 मोल में O2 मिला है, 2 मोल में कितना? 1 मोल O2 मिली है। हमें क्या चाहिए? 1 मोल जल में चाहिए थी, तो 1 मोल में कितना मिल रही थी? आधा। बात एक ही है, 2 में 1, तो 1 में कितनी मिलेगी? आधा। कैसे भी निकाल लो, मैं दोनों तरीके से तुम्हें आंसर बता देता हूं। देखो ध्यान से, मैंने मान लो 2 ले लिया, तो यहाँ 2 की जगह क्या लेंगे? 4। 4H प्लस आयन। 4H प्लस आयन प्लस कब आता है? जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? विलयन में। कितने? 4H प्लस आयन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे। ठीक है, अब मुझे तो 1 मोल जल में चाहिए थी, अभी कितने मोल में है? 2 मोल में। 2 मोल में कितने विद्युत फैराडे की आवश्यकता हुई? 4 फैराडे की आवश्यकता हुई 2 मोल में। लेकिन 1 मोल में निकालना, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 मोल जल, तो ये तो 2 मोल में आया है, मैं निकालूंगा 1 मोल में। या तो मैं पहले ही जल का 1 मोल मान लेता, या फिर 2 मोल माना है तो 1 मोल बाद में कन्वर्ट कर लो। तो अब कितने फैराडे लगेंगे इसमें? 2 फैराडे। भाई 2 मोल में 4 फैराडे, तो 1 मोल में कितने फैराडे? 2 फैराडे की विद्युत की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे फैराडे को मैं अब कन्वर्ट कर रहा हूँ 2 इंटू, फैराडे का मान कितना होता है? 96,500। बस ये वैल्यू फाइंड कर लो, 96,500 कितना है मुझे कमेंट में तुम बता दो, यहाँ पे लिख दो। अतः वही वाली भाषा लिख दो जो अपन ने कल लिखी थी कि अतः 1 मोल। देख लो क्वेश्चन में से ये भाषा अपन लिख देते हैं जो उसने पूछा है। बोलो समझ में आया क्या? होगी, यानी FeO को Fe2O3 फेरिक की ऑक्साइड है, जो मोनो है, ये ट्राई है। ठीक है, मतलब FeO को Fe2O3 में परिवर्तित करना है, तो मुझे यहाँ पे ये देखना होगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन कितने लगे या निकले। भाई बिना इलेक्ट्रॉन के हम विद्युत धारा निकाल सकते हैं क्या? नहीं। यानी हमें इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे निकले थे इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि Fe से इस Fe पे जाने में कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, कितनी विद्युत खर्च हुई। तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, संतुलित करना कर सकते हो। अच्छा, इसको इसमें परिवर्तित करने के लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? बिना ऑक्सीजन के तो नहीं होगा, खाली एक ऑक्सीजन है, कैसे होगा संतुलन? यानी इसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी थोड़ी सी, और जैसे इसमें ऑक्सीजन देगी तो संतुलित कर लेते हैं। चलो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ कितनी? 3। Fe कितनी है? 2। तो आपको 2 Fe लगानी पड़ेंगी। फिर ऑक्सीजन आपकी असंतुलित हो गई, देखो 2 और 2 4, और यहाँ कितनी है? 3। मतलब 4 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ऑक्सीजन को कर लो अब डबल, 3 से कितनी कर लो? 6। और जैसे ही ऑक्सीजन 6 हो गई तो Fe आपकी हो गई 4, तो अब Fe आपकी कर लो 4। और ये रिएक्शन तो संतुलित है, हालांकि रिएक्शन संतुलन से हमें कोई भी मतलब नहीं है, वो तो मैं समझा रहा हूँ। मैं बिना संतुलन के भी बता सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ जाने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी, और तुम्हें भी अभी बता दूंगा। देखो इस Fe से इस Fe पे जाने में मुझे क्या खर्च हुआ, कितनी फैराडे लगी, तो आप मुझे बताओगे इस Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। इस वाली Fe की ऑक्सीकरण संख्या मुझे बताओ, बताओ कमेंट में। लिख दो 1 सेकंड में बेटा। इसकी होती है 2-, तो इसकी कितनी होगी? 2+। कुछ भी नहीं होता, मैंने कहा कि एक साथी का यदि ऑक्सीडेशन नंबर पता हो
तो उसके बगल वाले का हम निकाल सकते हैं। किसी एक का तो पता हो, Fe का हम नहीं बता सकते। क्यों? आप सब जानते होंगे कि Fe डी ब्लॉक की धातु है, संक्रमण तत्व नाम ही है इसका, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व है। ये भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या रखता है, +2, +3, +2, +6 तक ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित कर सकता है। तो ऐसे तत्व की हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बता सकते हैं? उसके बगल वाले की पता करके। तो चलो हमें पता चल गया इस Fe की +2 है। अब मुझे बताओ इस Fe की यहाँ कितनी है? देखो ऑक्सीजन तो -2 ही रखता है, और प्लस और माइनस किसी भी यौगिक में बराबर बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि माइनस रखेगा 3 तो प्लस की होंगी 2, कभी नहीं होंगी, हमेशा बराबर होंगी। यदि बराबर नहीं है तो वो यौगिक कंप्लीट नहीं है, वो यौगिक गलत है। देखो 3 दूनी 6, भाई मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन कितनी रख रहा है? 2 है, कितने? 3, तो माइनस की 6, तो ये ऑक्सीजन की हो गई। इसकी कितनी होनी चाहिए? तो 6 हो जाए। इसकी कितनी रखूं कि 6 हो जाए? मैंने एक Fe कितनी रखना चाहिए? 3, और ऐसे ऐसे Fe कितनी है? 2, मतलब एक Fe की कितनी होगी? 3, तो दोनों की कितनी हो गई? 6। 6 प्लस इसकी हो गई और 6 माइनस इसकी हो गई, मतलब इस Fe से इस Fe पे जाने में एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? हानि हो गई। इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब निकलता है इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाती है। तो अब मैं इसको देखो शॉर्टकट तरीका तुम्हें बताऊं। इस Fe से इस Fe पर जाने में 2 प्लस से 3 प्लस में परिवर्तित हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका निकला। लिया होता तो कम हो जाती ऑक्सीडेशन नंबर। निकलने में तुमने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण का, वो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये देखना क्या बोल रहा है, निम्न को ऑक्सीकृत करने के लिए, क्वेश्चन ही कह रहा है ऑक्सीकृत करो मतलब इलेक्ट्रॉन निकालो। तो इसमें से इधर आने में एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो निम्न को ऑक्सीकृत करने में कितने फेराडे लगा? 1 फेराडे, मतलब 96,500 कूलम विद्युत की आवश्यकता होती है Fe यौगिक को Fe2O3 में परिवर्तित करने के लिए। चाहता तो मैं इस इक्वेशन को कुछ ना करता, संतुलित भी नहीं करता, बस सिर्फ बताता कि Fe से इस Fe पे क्या हुआ। पर तुम ये कहते कि सर जैसे ये भी संतुलित की थी तो इसको भी तो एक बार बता दो, तो इसलिए मैंने बता दी, बाकी तुम्हें जरूरत नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि इस FeO से Fe2O पे पहुंचने में कितनी विद्युत लगी, हमने विद्युत बता दी। रिएक्शन से उसको कोई मतलब नहीं है कि रिएक्शन कैसे। बोलो समझ में आया? नीचे भाषा उसी में से लिख देना जो पहले वाला क्वेश्चन था, ऐसे अतः। अच्छा यहाँ लिख तो लो, 1 मोल में 1 फेराडे, और 1 फेराडे का मान कितना होता है? 96,500 कूलम। यहाँ लिख देना अतः। चलो क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? देखो इलेक्ट्रोड विभव का मतलब समझो। इलेक्ट्रोड मतलब ये होते हैं, जैसे ये कोई विलयन है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डूबे हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। अब इनका विभव मतलब, विभव का मतलब होता है, जैसे मान लो ये एनोड है मान लो, और ये कैथोड है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड और एक कैथोड है। तो विभव का मतलब हो गया, किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव का मतलब है कि वो इलेक्ट्रोड कितनी क्षमता के साथ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है। दो ही काम करेगा, या तो त्यागेगा या ग्रहण करेगा। यदि त्याग रहा होगा तो वो एनोड कहलाएगा, और यदि ग्रहण कर रहा होगा तो वो कैथोड कहलाएगा। मतलब इलेक्ट्रोड विभव का मतलब हो गया कि किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता या उसकी ग्रहण करने की क्षमता को उसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को उसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाना, तो वो उसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और अपचयित हो जाना तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ये होते भी हैं इनके, जैसे हम सेल बनाते हैं तो एनोड और कैथोड होते हैं। जो हमने डेनियल सेल पढ़ा था तुम्हें पता होगा, इस टाइप का डेनियल सेल था। इसकी जरूरत अब पड़ेगी थोड़ी सी, मैं बता दूं।
ये मैं रफली ऐसे ही बना रहा हूँ। ये मान लो जिंक का था Zn3 और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था Cu, ठीक है। और इनके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा था G, और यहाँ पे एक लवण सेतु भी लगा था, ठीक है। और इसमें ZnSO4 विलयन था और इसमें CuSO4 विलयन था। तो ये जो गैल्वेनोमीटर था ये हमें क्या बताता था? ये हमें बताता था सेल का विभव, पूरे सेल का, इलेक्ट्रोड का नहीं दिखाता, पूरे सेल का विभव बताता था। या मैं कहूं कि विभवांतर बताता था, दो विभवों का अंतर। दो विभव कौन कौन से? एक एनोड वाला, एक कैथोड वाला। दो विभवों का अंतर मतलब एनोड वाला इलेक्ट्रोड विभव और कैथोड वाले इलेक्ट्रोड विभव का अंतर। नॉट अ वैल्यू किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की, किसी पर्टिकुलर यानी एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू नहीं दिखाता, दोनों का अंतर बताता है। मतलब इसका फॉर्मूला भी होगा कुछ अंतर का, बताता हूं। इसको बोलते हैं हम ई सेल, CELL, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। हमें कोई सेल बनाना है तो जो हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, जैसे आप घड़ी खराब हो गई, आप कहते हो देखना भाई इस घड़ी में कोई सेल वीक तो नहीं हो गया, तो वो ये चेक करता है कि घड़ी में कमी है या सेल में कमी है, क्योंकि लोकल घड़ी हो सकता है सेल में कमी ना हो, घड़ी में कमी हो। तो पहले से सबसे पहले सेल चेक करेगा अपने किससे? वोल्ट मीटर से या गैल्वेनोमीटर से। वो तुरंत बताएगा, क्योंकि जैसे ही वो एनोड कैथोड में टच करता है तो वो दोनों विभवों का अंतर बता देता है। और इसका कुछ न कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ वैल्यू होगी, इन वैल्यू का अंतर बताता है। मान लो इसकी वैल्यू जैसे 50 थी और इसकी वैल्यू 40 थी, तो दोनों का अंतर कितना आ गया? 10। या मान लो वैसे इतनी होती नहीं है, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बता दी, इतनी होती नहीं, 12 वोल्ट की तो हाईएस्ट बैटरी बनती है जो कि ट्रक को चालू कर देती है। हाईएस्ट 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है जो ट्रक को चालू कर देती है, तो इतनी बड़ी नहीं होती। जो हमारी घड़ी में सेल डलता है वो शुष्क सेल होता है 1.5 वोल्ट का, छोटा सा। मतलब दशमलव में इनकी वैल्यू होती है छोटी छोटी। पर ये पक्की बात है कि कैथोड की वैल्यू धनात्मक होगी और एनोड की वैल्यू ऋणात्मक, तभी सेल बनेगा। यदि आपने उल्टा लगा दिया, कैथोड को जबरदस्ती एनोड बना दिया एनोड, तो ये वैल्यू किस में आने लगेगी? माइनस में, और सेल आपका काम नहीं करेगा। तो वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता कौन एनोड कौन कैथोड? मतलब जिसकी पॉजिटिव वैल्यू हो, या आप दो इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहे हो उन दोनों इलेक्ट्रोडों का आप पहले से पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। पहले से पता हो तो ही तो सेल बनेगा। यदि हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे सेल बनाएंगे? मैंने कही कि भाई मुझे, मान लो मैं कंपनी का मालिक हूं, मैंने कही 1.5 वोल्ट के मुझे 1 लाख सेल चाहिए 1 महीने के अंदर। अब वहां जो इंजीनियर है उसे यही नहीं पता कि 1.5 वोल्ट बनेगा कौन कौन से इलेक्ट्रोडों से, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो बहुत होते हैं, कॉपर, जिंक, सिल्वर, एजी, गोल्ड। किस किस का इलेक्ट्रोड यूज करे कि 1.5 निकले? तो उन्हें पहले से पता होना चाहिए कि किस धातु के इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन के आगे जाते हैं और कितनी उसकी वैल्यू आती है। ये कैसे निकालेंगे, ये मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा कि हम कैसे निकालेंगे किसी इलेक्ट्रोड पर कितनी वैल्यू होती है। ये फिक्स है, रट नहीं सकते, सारणी बनी हुई है, 11th में भी दी और 12th में भी दी हुई है पूरी सारणी, जिसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, बुक में दी हुई है। पर वो आई कैसे, उसको मैं तुम्हें आज बताऊंगा। आज का लेक्चर मुझे लगता है वहां तक पहुंच जाए तब है। पहले अपन को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि इस सेल से ही हम समझ पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यही एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिससे हम निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की वैल्यू, मानक कंडीशनों पे। मानक मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हम निकाल सकते हैं कि किस इलेक्ट्रोड का कितना इलेक्ट्रोड विभव है। पर तुम ये कहोगे हम गैल्वेनोमीटर लगा के निकाल देंगे, तो नहीं निकाल पाओगे। गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिफरेंस बताएगा। मैं तुमसे कहूं मुझे 1.5 का चाहिए या मुझे 2 वोल्ट का सेल चाहिए, तो तुम कैसे पता करोगे कि 2 वोल्ट देगा? मान लो ये कॉपर का है 4 देता है और ये 2 देता है, तो 2 आ गए। तुमने कोई दूसरा यूज किया, वो मान लो 6 देता है, ये 4 देता है, तो भी 2 आ गई। तो तुम्हें क्या पता कि यहाँ कौन सा लगना है?
ये वाला लगना है तो भी 2 आ गई, ये वाला लगना है तो भी 2 आ गई, है ना, दोनों से 2 आ गई। तो देखो अलग अलग वैल्यू आ रही है कहने, मतलब हमें यदि पर्टिकुलर पता चल जाए, 2 तो किसी से भी आ सकती है ना, पर हमें पता तो हो कि किससे एग्जैक्ट आएगी। हो सकता है तुमने लगाया 3 आ गई, अब तुम परेशान कि 2 कैसे आएगी, 2 आ ही नहीं रही, कौन से इलेक्ट्रोड से आएगी। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये कितनी क्षमता के साथ त्याग रहा है और ये कितनी क्षमता के साथ ग्रहण कर रहा है, तब तक हम सेल नहीं बना सकते। हाँ याद कर लो श्रेणी, लेकिन याद कैसे कर लोगे, अब तो तुम्हारे सामने बनी बनाई रखी है तो तुम हाल देख लोगे और पट से देख के सेल बना दोगे। लेकिन जब वैज्ञानिक के पास वो सारणी पहले थी ही नहीं, तो उन्होंने कुछ तो करके निकाली होगी, कैसे भी तो वो मान आए होंगे, दशमलव में पूरी बनी हुई है, तुम बुक देखना उठा के, उसमें ऊपर से नीचे तक बनी हुई है। और जे भी फिक्स है, जिसका मान अधिक होगा वो कैथोड और जिसका मान कम होगा वो एनोड। मतलब एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसा है जो दोनों काम कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर लेता है और इलेक्ट्रॉन त्याग भी लेता है। इसीलिए इसको मानक बनाया, स्टैंडर्ड बनाया। भाई किसी को स्टैंडर्ड बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ क्षमता, कुछ अलग से क्षमता तो तभी तो स्टैंडर्ड है। जैसे किसी बैच में किसी बच्चे को हम कहेंगे मॉनिटर बना दो, तो मॉनिटर वाला क्या, हर एक किसी को बना दोगे, उसमें कुछ क्षमता होनी चाहिए, मतलब मैनेज करने की, किसी से ज्यादा लड़ने झगड़ना नहीं है, सब बच्चों को हर चीज को मैनेज कर पाए। तो ऐसे ही हाइड्रोजन है, ये जिसके साथ जुड़ता है वैसा व्यवहार करता है। यदि किसी एनोड वाले के साथ जुड़ेगा, मतलब ज्यादा मान हुआ, तो खुद कैथोड बन जाएगा कि भाई तुम एनोड, ठीक है मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तुम दे दो। और यदि कोई कमजोर है तो ये कहेगा ठीक है तुम कैथोड बन जाओ, मैं एनोड में तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे, मतलब इलेक्ट्रॉन दे भी देता है और इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। इसीलिए हमने हाइड्रोजन को चुना। आगे जाके अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, मानक मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको SHE के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 11th में भी आता था, मैंने पढ़ाया था, और ये 12th में भी आता है, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 11th में थोड़ा कम पढ़ाया होगा, अभी तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कैसे निकलता है। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोड विभव। ये तो सिर्फ मैंने अभी जानकारी दी है, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की, और दोबारा से आऊंगा इस पे मैं। क्वेश्चन सबने लिख लिया, इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन भी मैंने बता दी। किसी विद्युत रासायनिक सेल में किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन मुक्त करने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, मतलब त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता को उसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला लिखो, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाना, किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाना ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्शन है वो देखो क्या होगी। मान लो मैंने जिंक ले लिया, जिंक का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जिंक द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, भाषा भी मत लिखना क्योंकि भाषा तो नोट्स दूंगा ही। अब आते हैं नंबर 2, हेडिंग लगा लो, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाएगा, किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपचयित हो जाना, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपचयित हो जाना अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल दूं तो कॉपर वाला दे सकता हूं। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए थे, अपन डेनियल सेल पढ़े थे, तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए थे 2, और इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया था, अपचयित हो गया था। इसका बोलते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो ये हो गया ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ये हो गया अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाना ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। त्यागना मतलब ऑक्सीकरण, ग्रहण करना मतलब अपचयन। अच्छा,
एक क्लास कुछ बच्चों ने हो सकता है ये ना पढ़ी हो, मैंने पढ़ाया था ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन से आप क्या समझते हो, तो वहां फर्स्ट ही क्लास हैगी शायद इस सेल की फर्स्ट क्लास हैगी, जो सेल पढ़ाए हैं मैंने अभी, ये जिंक और कॉपर वाला डेनियल सेल पढ़ाया था, विद्युत अपघटनी सेल पढ़ाया था, उस समय मैंने ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की डेफिनेशन बताई थी। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, यानी धनायन में वृद्धि होती है, ऋणायन में कमी होती है, वे ऑक्सीकरण क्रियाएं कहलाती हैं, और ऑक्सीकरण क्रिया हमेशा एनोड पर होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चलिए देखो क्वेश्चन, Ni करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, सब एनसीईआरटी के ही चल रहे हैं, एक तरह से तुम्हारा रिवीजन है, वही फॉर्मूले लगने हैं, W बराबर यही वाला, W बराबर ZIT, और एक फॉर्मूला क्या था, Z बराबर E अपॉन 94,500 कूलम, ये दो फॉर्मूले लगने हैं, करिए। क्या दिया है, सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है I बराबर 5 एम्पियर, सही है। अब देख लो तुम जिनने कर लिया है वो, 20 मिनट की समय दिया मिनट में, मैंने क्या कहा हमेशा सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 20 इंटू 60 और इसका मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 1200 सेकंड। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये था, W बराबर ZIT, लेकिन W बराबर Z की जगह हम मान रख देंगे E अपॉन 96,500 कूलम इंटू IT, तो यहाँ कोष्टक में लिख लेंगे Z बराबर E अपॉन 96,500 कूलम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। W बराबर E की वैल्यू दी है, E बराबर तुल्यांकी बार, Ni का तुल्यांकी बार 58.71 इंटू विद्युत धारा 5 एम्पियर, समय 1200 सेकंड, अपॉन 96,500, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और W बराबर आ गया 58.71 इंटू 5 इंटू 12 अपॉन 965। अब इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद 3.65 या 66 आ जाएगा आंसर। W बराबर ये क्या आ गया, मात्रा है, तो मात्रा को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं।